22 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को एक सप्ताह में पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब किया है, जिस पर सुनवाई 24 सितंबर को की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब किया है और इस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर कर रखी है और आयोग के विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति मामले की सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि नोटिस का जवाब न देने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शनिवार को 69,000 शिक्षकों में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती को एक सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। लेकिन जो अखबारों में है उसके मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इस दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की बाबत जानकारी मांगी। तो शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शासन से अब तक इसके बारे में कोई आदेश नहीं आया है। और वहीं पर देखा जाए तो आज यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा 2019 वाली शुरू हो रही है। कुल 474 पदों पर यह भर्ती होनी है और विज्ञापन जो था वो 309 पदों के लिए जारी किया गया था। इसमें 300 पद सामान्य चयन और 9 पद का विशेष चयन का था। प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग को नायब तहसीलदार के 165 पदों का अध्याचन मिला था और पीसीएस के कुल पदों की संख्या अब वर्तमान में हो गई है 474। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो परीक्षा होनी है वो प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 15 केंद्रों में होनी है, जिसमें 6,119 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार एक बड़ा जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि पहले क्या होता था कि जितने पद होते थे उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाता था इंटरव्यू के लिए, लेकिन इस बार मुख्य परीक्षा के आधार पर केवल 2 गुना अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। प्री में पहले 18 गुना होते थे, लेकिन अब तो 13 गुना कर दिया गया है। यानी कि पहले जितनी सीटें होती थी उसके 18 गुना जो अभ्यर्थी होते थे वो मुख्य परीक्षा के लिए प्री के माध्यम से चुने जाते थे, लेकिन अब 13 गुना ही चुने जाते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो संघ लोक सेवा आयोग की बिल्कुल पैटर्न पर है। तो अब आज से परीक्षा शुरू हो रही है। तो मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है और उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस। लगातार इसी चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। और देखिए 302 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैनल जारी कर दिया गया है। बात यहाँ पर हो रही है शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2013 के चयनितों के पैनल में शामिल 302 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसके अलावा पैनल में शामिल 399 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद स्पष्ट रूप से 11 विषयों के लिए खाली 302 पदों के लिए संस्था का आवंटन कर दिया गया है। पूरी जानकारी आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2020 की जो भर्ती आने वाली है, बहुप्रतीक्षित भर्ती, उसमें पदों की संख्या डिक्लेयर हो गई है। कुल पद होंगे 17,000। तो बहुत अधिक पद हैं इस बार। और आपको बता दें कि ये जो 17,000 पद हैं उसमें 12,949 पद होंगे केवल टीजीटी के। तो बहुत ही शानदार अवसर मिल रहा है आप सभी लोगों को। आपको बता दें प्रदेश में लगभग 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और उसमें कुल मिला के देखा जाए तो कुल पदों की संख्या 17,011 होगी इस बार की टीजीटी में। तो बहुत अधिक पद हैं, जिसमें टीजीटी के 12,949 पद होंगे, पीजीटी के लिए पद होंगे 2609। एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की जो भर्ती होती है उसमें मिनिमम एज होती है 21 साल, अपर एज लिमिट निर्धारित नहीं की जाती है। इसलिए ये सभी के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है कि किसी भी उम्र के हो आप तैयारी कर सकते हैं, एक शानदार जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। और संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के
1453 पदों पर टीजीटी पीजीटी के साथ ही विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें कि संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के लिए आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग अनुभवधारी हैं वो लोग प्रधानाचार्य बनने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी लोग, अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं तो आप टीजीटी के लिए आवेदन करें। अगर आप पीजी हैं, केवल आप बीएड नहीं हैं, तब भी आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है, सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों की इस भर्ती, खैर अफसर नहीं, शिक्षकों की इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी खबर, यानी कि एक अच्छी वैकेंसी आ रही है। आपको तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्रीम में रहना होगा। क्रीम का मतलब सबसे ऊपर, सबसे अच्छे अंक लेकर। और यूपीटीटी के बारे में अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका है कि परीक्षा कब होगी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपीटीटी की परीक्षा पिछली बार तो जनवरी में हुई थी, इस बार ये परीक्षा दिसंबर में कराई जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इस बार परीक्षा कब होगी, लेकिन ये उम्मीद है कि अगर परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है, शासन से सहमति मिल जाती है, तो ये जो परीक्षा होगी वो दिसंबर में हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका जिक्र नहीं था। इससे असमंजस बना हुआ था। बीएड के बाद अन्य कई परीक्षाएं होने से यूपीटीटी की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। इसमें आवेदकों की संख्या भी 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ष सफल होने वालों की तादाद काफी कम रही है। तो इस बार वो लोग फिर से अप्लाई करेंगे, तो लगभग 10 लाख आवेदन आ सकते हैं। अच्छा, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनको भी 10% का आरक्षण इस बार मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक यूपीटीटी में पिछड़े अभ्यर्थियों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ईडब्ल्यूएस, उनको 10% का आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इस बात की संभावना है कि यह प्रावधान इस बार शामिल किया जाएगा। तो सचिव का कहना है कि परीक्षा के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है और जल्द ही स्थिति साफ कर दी जाएगी। और देखिए, अगर आपने ARO 2016 की परीक्षा 20 सितंबर को दी है तो उसकी जो आंसर की है, कमाल की बात है, एक ही दिन में आ गई है। 21 सितंबर को आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन इस बार जो आपत्तियां लेनी है वो ऑनलाइन नहीं है। आपत्तियां अगर आपको जमा करनी है तो आपको जो है या तो डाक से या फिर स्वयं आपको जो है काउंटर पर जाकर जमा करना होगा। और आपत्ति के लिए 28 सितंबर लास्ट डेट है। ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में आपको अपनी आपत्तियां लगानी है। साक्ष्य लगाना बहुत ही जरूरी है, साक्ष्य नहीं लगाएंगे तो आपत्ति पर विचार नहीं होगा। हिंदी और जीएस के लिए अगर आपके पास दोनों में आपत्तियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपत्तियां आप दर्ज कराएं, लेकिन दोनों को एक ही बंद लिफाफे में रखकर आपको आयोग को 28 सितंबर 2020 तक शाम 5 बजे तक उपलब्ध करवा देना है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट ARO आंसर की। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है, यानी कि आंसर जो ऑब्जेक्शन है वो डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत आप जाके जमा कर सकते हैं। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब यदि किसी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के बच्चे को छात्र से सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई शिक्षक दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से दुर्व्यवहार की शिकायतों के लिए पोर्टल और रजिस्टर बनाने और समिति गठित करने को कहा है। दरअसल अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीनियर छात्रों द्वारा नए छात्रों से रैंकिंग को लेकर ऐसी शिकायतें आती थी। आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य कॉलेजों में अब शिक्षकों द्वारा छात्रों की ऐसी शिकायतों के चलते ही सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि आयोग उच्च शिक्षण संस्थान में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारी या शिक्षक SC/ST के छात्रों के खिलाफ उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करें। विश्वविद्यालयों को ऐसे छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपने वेबसाइट पर एक पेज बनाना होगा। साथ ही कुल सचिव या प्राचार्य के कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी रखें। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो तुरंत जांच के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसी शिकायतों का निपटान के लिए संस्थानों को अलग से समिति भी गठित करनी होगी। और सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट की परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की 10वीं की परीक्षाएं 28 सितंबर और 12वीं की परीक्षाएं 30 सितंबर को समाप्त हो जाएंगी।
और जेएनयू में 5 अक्टूबर से होगी प्रवेश परीक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जेएनयू प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। 9 अक्टूबर तक एमफिल, पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड आज प्रोग्राम में दाखिला परीक्षा आयोजित की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों, आयोगों और चयन बोर्डों के अध्यक्षों से कहा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया का पारदर्शिता ढंग से तेजी से पूरी करें, योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, अनियमितता और लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन परीक्षाओं को आयोजित किया जाए। परीक्षाओं में कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और मुख्यमंत्री ने 6 महीने में सरकारी विभागों के सभी रिक्त पदों को भरने का ऐलान करने के बाद सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष और शासनाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुलिस भर्ती और प्रति बोर्ड के अध्यक्षों से भर्तियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। तो कहां पर कितने पद हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1.25 लाख पदों पर भर्ती जारी है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग में 5,421, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35,019, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में 290, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000, पुलिस विभाग में 16,836 और पावर कॉर्पोरेशन में 835 भर्ती जो है ये प्रक्रियाधीन है। यानी कि 1,25,000 पदों पर अभी भर्ती जारी है। बाकी की भर्तियां जल्दी जारी की जाएंगी। 15 अक्टूबर को जारी होगी बेसिक शिक्षकों की तबादला सूची। यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के 54,120 सहायक अध्यापकों की अंतर जनपदीय तबादला सूची 15 अक्टूबर को जारी होगी। स्थानांतरित शिक्षकों को 26 अक्टूबर तक आवंटित स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को तबादलों का आगामी कार्यक्रम जारी कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बैंकों की नौकरियों के लिए लगभग 1.5 करोड़ युवा कतार में हैं। बैंकों में इस वर्ष संभावित 18,000 पदों की घोषणा की गई है। इसके लिए आवेदकों की संख्या करीब 1.5 करोड़ जाने की उम्मीद है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बैंक के पदों में तेजी से कमी आई है, जबकि उसकी तुलना में आवेदकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। देखा जाए तो एक पद पर लगभग 1,000 दावेदार बताए जा रहे हैं। और वेबसाइट में मिले आंकड़ों के अनुसार बैंक के लिए 2015-16 में 37,000 पद घोषित किए गए थे, जिसके लिए 1,27,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसी तरीके से जो अन्य वर्ष हैं उसमें आवेदन की जो स्थिति रही वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो इस वर्ष 18,000 नौकरियां हैं, जिसमें 1.5 करोड़ जो है आवेदक रहेंगे। तो काफी टफ कंपटीशन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।